हे चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी क्या होती है, उसके बेसिक्स वगैरह हमने सारा कुछ सीखा था। इस क्लास में हम सीखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का भी अभी बेसिक सा सीखेंगे इस क्लास में हम कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें हम पृथ्वी के उच्चावच वगैरह क्या कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, इसमें हम थोड़ा सा ही दैट मीन्स जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू उसका हम देखते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, ठीक है, इसमें हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम जो भी स्थल रूप होते हैं, उनके जो उच्चावच वगैरह होते हैं ना, रिलीफ ऑफ द अर्थ, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, उच्चावचों का अध्ययन। ठीक है, और जो निर्माणक प्रक्रम होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है, रेंच वगैरह, ये सारा कुछ, प्लेट्यू वगैरह, ये सारा कुछ इनका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम मानव और जो हमारा स्थलरूप होते हैं उनके बीच क्या संबंध है, यानी लैंड फॉर्म एंड ह्यूमंस के बीच क्या रिलेशन है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, या भू आकृतिक विज्ञान क्या होता है। इसमें हम बेसिकली तीन चीज़ें देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम, तीन चीज़ें हम देखते हैं। उसमें क्या होता है, स्थल के उच्चावचों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्थल जो रूप होते हैं, स्थल रूपों के उच्चावच या उच्चावचों का अध्ययन। सर ये स्थल रूपों के उच्चावच, तो उच्चावच क्या होते हैं ये भी समझेंगे हम अभी, उच्चावच क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, सेकंड क्या, निर्माण प्रक्रम जो हम समझेंगे, ये क्या होते हैं सर। निर्माण प्रक्रमों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, किस चीज़ में, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृतिक विज्ञान में निर्माणक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, स्थल एवं मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। ये शायद इसका इंक खत्म हो गई है, दूसरा देते हैं मार्कर। ठीक है, स्थल एवं मानव के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, आया समझ में, यस और नो। ये पूरा फिर से लिखें, नहीं दिख रहा है वैसे तो, ठीक दिख रहा है आपको क्लियर। ठीक है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर पृथ्वी के उच्चावच जो हमने बोला था, हाँ सर अब ये उच्चावच क्या होता है। ठीक है, तो ये समझते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये इरेज है, ये आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है सर, पृथ्वी के उच्चावचों का अध्ययन। सर उच्चावच होता क्या है, उच्चावच होता क्या है। उच्चावच क्या होता है, ठीक है सर। ये जो उच्चावच है सर, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, सबसे पहले क्या होता है, उच्च, देन क्या होता है, आवच। ये क्या बोला आपने, उच्च और आवच। सर ये क्या होता है, सर उच्च का मीन होता है ऊंचा या उठा हुआ। ठीक है, आवच का मीन क्या होता है, तो नीचा, जैसे कि गर्त वगैरह ये होती है ना, तो ये क्या है, आवच में आ जाती है। नीचा किससे नीचा सर, तो किससे नीचा, पहाड़ों से नीचा नहीं सर। अर्थ का जो सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस। आया समझ में सर। इससे अगर उठी हुई आकृति है तो ये किस चीज में आएगी, उच्च। अगर सर ये अर्थ का सरफेस है, इससे अगर
ये धसी हुई यानी नीचे जिसे हम बोलते हैं यानी गर्त जो है ये आकृति है, तो ये काय में आएगी? आवच में। ये क्या हो गया? पर्वत। ये क्या हो गया हमारा? पठार। ये क्या हो गया हमारा? गर्त। आया समझ में? तो ये क्या है? उच्चावच में हम ये चीजें देखते हैं। या सुनो, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ जल्दी। सर लेकिन ये उच्चावच होते क्यों हैं, बनते क्यों हैं? पृथ्वी का जो सरफेस है वो प्लेन क्यों नहीं है, मैदानी भाग क्यों नहीं है? तो पृथ्वी की सतह पे ये जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं? हम उच्चावच कहते हैं। नहीं, अलग अलग प्रकार की आकृति यानी विषमता जिसे हम बोल सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर कई प्रकार की क्या विषमता पाई जाती है जिसे हम उच्चावच कहते हैं। तो यहाँ पे उच्चावच का अगर आपको डेफिनेशन या कुछ लिखना है तो क्या लिखोगे? पृथ्वी, क्या लिखोगे? पृथ्वी सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विषमताओं को उच्चावच कहा जाता, कह सकते हैं हम ये। या सुनो, पृथ्वी सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विषमताओं को ही उच्चावच कहा जाता है। आया समझ में? ये आप इसका अगर डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप ऐसे डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो। लेकिन सर ये जो उच्चावच है ये क्यों पाया जाता है? ये उच्चावच होता है, ठीक है, ओके, क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अगर हम इसका कारण जानने को जाएंगे तो हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? हमें दो चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहला क्या है? अंतर्जात बल। दूसरा क्या है? बहिर्जात बल। या सुनो, हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। सर अंतर्जात बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडोजेनेटिक फोर्स। और बहिर्जात बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सोजेनेटिक फोर्स। आया समझ में? लिखें इंडो फोर्स, एक्सो ठीक है। यस और नो? यस और नो? इन दोनों के कारण क्या होता है? ये उच्चावच पाए जाते हैं। सर ये कैसे पाए जाते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी पृथ्वी की जो सतह पर उच्चावच है ये कितने प्रकार के होते हैं ये समझते हैं हम। पृथ्वी की सतह पर जो उच्चावच है ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। ये आप पॉज करके लिख लेना। उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं? अब तीन प्रकार के उच्चावच होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, ठीक है। प्रथम, द्वितीय क्या, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला क्या है? प्रथम श्रेणी उच्चावच। सर दूसरा क्या है? द्वितीय श्रेणी उच्चावच। सर तीसरा क्या है? तृतीय श्रेणी उच्चावच। प्रथम श्रेणी उच्चावच में क्या आएगा? द्वितीय श्रेणी उच्चावच में क्या आएगा? और तृतीय श्रेणी उच्चावच में क्या आएगा? समझते हैं? तो प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच है, तृतीय श्रेणी उच्चावच। तो सर अगर हम देखें तो प्रथम श्रेणी उच्चावच में क्या आएंगे? महाद्वीप एंड महासागर।
सागर। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इंग्लिश वालों के लिए, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ठीक है, आया समझ में। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आएंगे? पर्वत, पठार एंड मैदान। इंग्लिश वालों के लिए माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। आया समझ में। देन तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आएंगे? जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण लगते हैं ना, सॉरी, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स के कारण बनती हैं स्थलाकृतियां, उनको क्या बोलेंगे? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो क्या है? जो बहिर्जात बल के कारण बनने वाली स्थलाकृति, बहिर्जात बल के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां। आया समझ में? बहिर्जात बल के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां। तो ये काय में आएंगी? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सुनो, जल्दी बताओ, आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये क्या है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच आ गए, ठीक है। तो ये समझ में आया। उच्चावच के प्रकार अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच एंड तृतीय श्रेणी के उच्चावच। उच्चावच को क्या बोलेंगे? रिलीफ इंग्लिश में, ठीक है। रिलीफ ऑफ दी अर्थ, अगर पृथ्वी के देख रहे हैं हम तो, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट में क्या आएंगे? कॉन्टिनेंट एंड ओशन। सेकंड में क्या आएंगे? माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। एंड थर्ड में क्या आएंगे? जो एक्सोजेनिक फोर्स के कारण जो उच्चावच यानी रिलीफ बनती है, यानी स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म जो बनते हैं हमारे, वो सारे काय में आएंगे? थर्ड जो कैटेगरी है उसमें हम रखते हैं, ठीक है। ये रिस्क करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, ज्योग्राफी की में, तो उस हिस्ट्री में जो पहले के भूगोलवेत्ता थे, 14 से 17वीं जो शताब्दी थी, यानी 14 से 17 सेंचुरी जो थी, उस टाइम के जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते थे जो घटनाएं, जो एक्टिविटीज घटित हो रही थी, ठीक है, जो एक्टिविटी हो रही थी हमारी अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या बताया था, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह, ये सारा कुछ क्या है? 14 से 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी तक क्या था? इन्हीं घटनाओं के बारे में उन्होंने बात किया, ठीक है। इन्हीं घटनाओं के बारे में क्या किया? उन्होंने बात किया। कौन सी घटना सर? जो हो रही थी उनके बारे में, आगे का नहीं सोचा उन्होंने, जो हो रही थी उन्हीं के बारे में अध्ययन किया। लेकिन सर 17वीं शताब्दी के बाद सर एक भूगोलवेत्ता आए थे, जेम्स हटन महोदय करके। क्या आए थे? जेम्स हटन महोदय 18वीं शताब्दी में आए थे ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर जेम्स हटन महोदय का थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे जेम्स हटन, अगर हम जेम्स हटन महोदय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो ब्लैक मार्क कर देते हैं। जेम्स हटन महोदय के बारे में अगर हम समझते हैं, तो जेम्स हटन महोदय ने क्या किया था? 1788 में अपनी एक बुक, जो क्या थी? द थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी करके, क्या थी? एक बुक थी इनकी 1788 में। 1788 में क्या इन्होंने क्या एक बुक लिखी है। बुक इनकी हमारे समक्ष आई। बुक का नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ अर्थ करके एक बुक थी। द थ्योरी ऑफ द अर्थ या द थ्योरी ऑफ अर्थ या थ्योरी ऑफ द अर्थ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये क्या थी इनकी एक बुक। उन्होंने क्या ही देखा ली, इस बुक में इन्होंने क्या दिया सर? एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक रूपतावाद का सिद्धांत। ये क्या होता है सर? इन्होंने इस बुक में क्या दिया? एक रूपतावाद का क्या दिया इन्होंने? सिद्धांत दिया। इस बुक में एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया। सर ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो वर्तमान है वो क्या है?
भूत की कुंजी है। ये जो वर्तमान है वो क्या है, भूत की कुंजी है। क्या ये सिद्धांत कहता है, एक रूपतावाद का सिद्धांत। एक रूपतावाद का सिद्धांत कहाँ पे मिलता है, द थ्योरी ऑफ द अर्थ बुक में। ये बुक कब आई थी, 1788 में। ये किसने लिखी थी, जेम्स हटन महोदय ने ये बुक लिखी थी। ठीक है, तो वर्तमान भूत की कुंजी है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये जेम्स हटन महोदय का है। ठीक है, आया समझ में, यस और नो। तो ये रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो भी परिकल्पना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो सिर्फ पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या कैसे क्या हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो पहले के जो भूगोलवेत्ता थे, सॉरी, पहले के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या कहा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, तो यहाँ पे क्या है, सर्वप्रथम जो तर्कपूर्ण संकल्पना थी, किसने दी बताओ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी संकल्पनाएं दी कई भूगोलवेत्ताओं ने, लेकिन सबसे पहले जो तर्कपूर्ण संकल्पना थी वो किसने दी थी बताओ। वो दी थी 1749 में कास्ते द बफन महोदय ने। किसने दी, कास्ते द बफन महोदय ने क्या दिया, सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना दी। कब दी, 1749 में कास्ते द बफन महोदय ने। किससे संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना किसने दी, कास्ते द बफन महोदय ने दी थी। अब देखो, जो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के समय क्या था, इन्होंने जो बताया वो हम बताया। पहले यानी जैसे हम कालांतर बोलते हैं, पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांतों को इन्होंने आगे रखा। एक होता है द्वैतवाद, एक होता है अद्वैतवाद। ठीक है, एक होता है द्वैतवाद, एक होता है अद्वैतवाद। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, अद्वैतवाद। और ये क्या है, द्वैतवाद। ठीक है, सब द्वैतवाद को क्या बोलते हैं, डुअलिज्म। और अद्वैतवाद को क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डुअलिज्म, इसको क्या बोलेंगे, मोनेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं डुअलिज्म और ये क्या, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री, ठीक है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये दो संकल्पना दी। इनमें इन्होंने क्या कहा ये समझो। द्वैतवाद के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है एक ही तारे से। पृथ्वी और अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो एक ही तारे से हुई है। और सर द्वैतवाद वाले क्या बोलते हैं सर, कि जो पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं इनकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, दो या दो से अधिक तारों से हुई है। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लिया है। क्या है ये बेसिक नॉलेज, इन्होंने क्या बोला, सर्वप्रथम जो तर्कपूर्ण संकल्पना थी किसके संबंध में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, किसने दी, कास्ते द बफन महोदय ने दी। कब दी सर, 1749 में, 1749 में दी। ठीक है, देन इनकी संकल्पना में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो बातें बोली। इन्होंने बोली जो कालांतर में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय के बारे में इन्होंने बोली
कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद दो चीजें इन्होंने सामने रखी, एक ड्युअलिज्म और एक मोनेस्ट्री, ठीक है, ड्युअलिज्म और मोनेस्टिक, ठीक है। तो इन्होंने क्या सर अद्वैतवाद में क्या बोला, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एक ही तारे से हुई है। और सर द्वैतवाद में क्या बोला, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति क्या है, दो या दो से अधिक तारों से हुई है। सर ये इनने नहीं बोला, इनने नहीं बोला, ये बोला है जो द्वैतवाद की भूगोलवेत्ता थे कालांतर में, और जो अद्वैतवाद के जो अद्वैतवाद की भूगोलवेत्ता थे कालांतर में, और जो द्वैतवाद के भूगोलवेत्ता थे। देखो भूगोलवेत्ता थे, दो पार्ट्स में डिवाइड थे, कुछ ड्युअलिज्म को मानते थे, कुछ मोनेस्टिक को मानते थे, ठीक है, कुछ अद्वैतवाद को मानते थे, कुछ द्वैतवाद को मानते थे। जो अद्वैतवाद को मानते थे उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी एवं अन्य जो ग्रह या उपग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, एक ही तारे से हुई है। जो अद्वैतवाद को मानते थे, जो द्वैतवाद को मानते थे उन्होंने क्या बोला, पृथ्वी एवं जो अन्य ग्रह और उपग्रह हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, दो या दो से अधिक तारों से हुई है। आया समझ में? तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना किसने दी थी, कास्तेदार बफन महोदय ने दी थी 1749 में, ठीक है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपके 11th-12th में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी आप इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे। किससे संबंधित सर, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे कि पुच्छल तारा परिकल्पना पढ़ेंगे, हम कांट की वायु राशि परिकल्पना पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उसमें थ्योरी ऑफ कांट भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। नेबुला हाइपोथेसिस जो है हमारा लाप्लास का, हम वो पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद चैम्बरलिन का ग्रहणांश सिद्धांत जो भी है, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पुच्छल तारा परिकल्पना, ठीक है। तो बहुत सारी परिकल्पनाएं थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपनी राय रखी थी, उन्हीं को क्या माना, उन्होंने परिकल्पनाएं बोल दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको आगे पढ़ना है, चूँकि पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।